नमस्कार बच्चों, मैं तुषार गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा चलाए गए ऑनलाइन संस्था 9 to 12 अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग ऐड हो जाइए, जिससे मैं इस क्लास की शुरुआत कर सकूँ। और समय भी हो गया है, फिजिक्स की क्लासेस का टाइम भी हो चुका है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे मैं इस क्लास की शुरुआत कर सकूँ। तो बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में जो आप लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों का वैद्युत चालन और ओम के नियम का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, जो आप लोगों को इस प्लेलिस्ट इस वीडियो के द्वारा आज पढ़ना है वो है विद्युत चालन और ओम के नियम का सेकंड पार्ट। इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा हुआ था और आज जो है आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखना है। ठीक है बच्चों, और आई होप कि पिछली क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप लोग को जैसे कि याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को वैद्युत धारा के बारे में बताया था। ठीक है, वैद्युत धारा के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है, अर्थात द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, और उसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि वैद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव या कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। और इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, धारा चलता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसा भी बता सकते हैं, अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसा भी आंसर दे सकते हैं। तो और बच्चों, इसके आगे मैंने ये भी बताया था कि जो वैद्युत धारा उत्पन्न होता है आवेशों के चलने से, उस वैद्युत धारा का यूज हम तभी कर पाते हैं जब आवेश का जो प्रवाह है वो कंटिन्यूअस और कंट्रोल्ड वे में जो है चलता रहे, यानी सतत और नियंत्रित रूप से अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तभी हम वैद्युत धारा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पिछले क्लास में जो है देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि वैद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि। इसके बारे में आप लोगों को देखना है कि वैद्युत धारा क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वैद्युत धारा का डायरेक्शन भी बताया गया है और उसका परिमाण भी होता है। अगर किसी राशि में परिमाण भी है और उसकी दिशा भी है, दोनों अगर है तो इसका मतलब क्या है, वह सदिश राशि है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि, आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि सदिश राशि ऐसी राशि होती हैं जिनका परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है, और अदिश राशि ऐसी राशि होती हैं जिनका परिमाण के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो वैद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिनका परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सदिश राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, जबकि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि कैसे है। तो उसके पहले आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, लगाइएगा वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो चलिए बच्चों, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आगे नोट करवाऊंगा। तो ध्यान देना यहाँ पे बच्चों सभी लोग कि वैद्युत धारा कैसे अदिश राशि। ठीक है, तो वैद्युत धारा अदिश राशि इस वजह से है क्योंकि जो वैद्युत धाराएं होती हैं वो आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वेक्टर में आप लोग वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, वेक्टर जो है सदिश का गुणन पढ़ते हैं, सदिश का योग पढ़ते हैं। तो जो सदिश का योग होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर में जो सदिश का योग होता है वो एक्स स्क्वायर, मान लिया जाए दो क्वांटिटी हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे कहा जाता है वेक्टर एडिशन या फिर सदिश योग कहा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत धाराएं इसलिए अदिश राशियाँ होती हैं क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये है, आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग। जैसे मान लिया जाए मेरे पास 3 वायर है। ठीक है, एक वायर का नाम है AC, दूसरे वायर का नाम है BC और तीसरा जो वायर है वो CD है। ठीक है, और मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि AC वायर में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, BC वायर में
3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि CD वायर में कितनी धाराएं आएंगी। ठीक है, तो आप नॉर्मली देखकर ये चीज़ बता सकते हैं कि 4 एम्पियर की धारा अगर यहाँ से आ रही है, 3 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है, तो CD वायर में जाहिर सी बात है 4 + 3 = कितने एम्पियर की धारा आएंगी, 7 एम्पियर की धारा आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो 4 + 3 = 7 एम्पियर हुआ, क्या ये सदिश योग है? नहीं, ये तो अदिश योग है। कहने का मतलब यही है कि जो वैद्युत धाराएं होती हैं वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती हैं, यानी वो अदिश योग के नियम का पालन करते हैं, यानी स्केलर एडिशन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बीजगणितीय योग हुआ है 4 + 3 = 7, ये अदिश योग कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर 4 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है, 3 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है, सपोज दैट अगर हम इसका जो है सदिश योग करते हैं, एक समय के लिए मान लिया जाए कि इसका हम सदिश योग करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और टोटल आपका हो जाएगा अंडर रूट में 25 और इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए अगर इस वायर से AC वायर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है और BC वायर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो मिलकर 7 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन हमको प्राप्त हो रहा है सदिश योग से कितना, 5 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर की धारा कहाँ चली गई। तो बच्चों जानते रहना कि जो धाराएं होती हैं, ऐसा कह सकते हैं कि धाराएं किन की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, आवेशों के चलने की वजह से। तो आप लोगों ने आवेश के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है वो एक संरक्षित राशि होती है, यानी कंजर्व होती है, खुद ब खुद गायब नहीं होती है, स्वयं जो है नष्ट नहीं होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जाती है बच्चों। ठीक है, तो 4 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा यदि आ रही है तो तीसरे वायर में जाहिर सी बात है 7 एम्पियर की धारा मिलेगी। एज एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके एक हाथ में एक आलू है, दूसरे हाथ में दूसरा आलू है, तो आपके पास कुल कितना आलू है, 2 आलू है। 1.5 आलू तो होगा नहीं कि आधा आलू आपने खा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो जो है सिंपल सा फंडा है कि 4 एम्पियर की धारा अगर AC वायर से आ रही है, 3 एम्पियर की धारा अगर BC वायर से आ रही है, तो CD वायर में कितनी एम्पियर की धारा आएगी, 7 एम्पियर की धारा आएगी। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यही है कि जो वैद्युत धाराएं होती हैं वो एक अदिश राशि होती हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जो वैद्युत धाराएं होती हैं वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर वेक्टर एडिशन के नियम का पालन करती होती तो 4 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा मिलकर 5 एम्पियर हो जाती, जबकि ये संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर 4 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो वो आगे जाके 7 एम्पियर की धारा बनेगी, ना कि 5 एम्पियर की। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग डाले हुए हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो उसके अंतर्गत आप सभी लोग लिखिए, मैं नोट करवा रहा हूँ, आप सभी लोग लिखिए। चलिए बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए। बच्चों हेडिंग आप लोगों ने डाला है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक काम कीजिए आप सभी लोग, पहले फिगर बना लीजिए, मैं फिगर एक बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले एक फिगर बना लीजिए, उसके नीचे फिर आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी लोग फिगर बना लेते हैं। अभी जैसे मैंने बनाया था, मान लिया जाए कि एक वायर AC है। ठीक है बच्चों, मान लिया जाए कि एक वायर AC है कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और दूसरा वायर कुछ इस प्रकार से BC, और तीसरा जो वायर है वो यहाँ से कनेक्ट करके CD। ठीक बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बनाया था कुछ देर पहले, तो आप लोग ऐसे ही फिगर बना लीजिए। AC वायर में एज्यूम कर लेते हैं कि 4 एम्पियर की धारा बह रही है, BC वायर में एज्यूम कर लेते हैं कि 3 एम्पियर की धारा बह रही है। जैसा कि आपको पता है कि CD वायर में कितनी धाराएं प्राप्त होने वाली हैं, 7 एम्पियर की धारा। तो आप सभी लोग इस फिगर को ज़रूर बनाइएगा। बहुत सुंदर फिगर तो नहीं बना है, क्योंकि उतना अच्छा फिगर मैं बना नहीं पाया, तो चलिए आप सभी लोग बना लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा। तो चलिए बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए, उसके नीचे मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए बच्चों। प्रदर्शित चित्र में 3 तार AC, BC व CD बिंदु C पर जुड़े हैं, बिंदु C पर जुड़े हैं। यदि तार AC व BC में, यदि तार AC व BC में क्रमशः 4 एम्पियर की धारा,
4 एम्पियर की धारा कामा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो धाराएं बिंदु C पर मिलकर, तो धाराएं बिंदु C पर मिलकर बीजगणितीय विधि से 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 एम्पियर प्राप्त होती हैं। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 एम्पियर प्राप्त होती हैं, जबकि 4 एम्पियर व 3 एम्पियर का सदिश योग, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में लिखिएगा बच्चों, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 एम्पियर प्राप्त होता है, 5 एम्पियर प्राप्त होता है। अतः वैद्युत धारा को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा बच्चों, अतः यह कहा जा सकता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग जानते रहिए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप सिंपल सही लिख के आएंगे कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जबकि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है बच्चों, और इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो बस वही रीजन यहाँ पे भी फॉलो होता है कि जो धाराएं होती हैं वो अगर कहीं पे जा रही हैं तो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती, यानी जो भी धाराएं होती है वो सभी ऐड होती जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये अदिश योग के नियम का पालन करती हैं, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अगर एक वायर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है, दूसरे एम्पियर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है दूसरे वायर से, तो टोटल जो हमारे पास करंट मिलेगा वो 7 एम्पियर का मिलेगा, 5 एम्पियर का धारा नहीं मिलेगा, खुद ब खुद 2 एम्पियर का धारा गायब नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा धारा के प्रकार। आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ करंट। इसके अंतर्गत लिखिएगा कि धारा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट लगा के बच्चों लिखिएगा। पॉइंट 1 अस्थायी धारा, पॉइंट 2 परिवर्ती धारा, ठीक है बच्चों। चलिए आप सभी लोग हेडिंग लगाइए पॉइंट फर्स्ट करके अस्थायी धारा। आप सभी लोग हेडिंग लगाइएगा पॉइंट फर्स्ट करके अस्थायी धारा, ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी करंट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? स्टडी करंट, ठीक है बच्चों, स्टडी करंट। चलिए आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा, तो चलिए इसको समझते हैं। आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर इसको समझिए, फिर मैं अभी आगे आप लोगों को लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अस्थायी धारा क्या होता है। ठीक, जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कंडक्टर के केस में
धारा को थोड़ा बहुत समझाया था, तो आप इस टॉपिक के अंतर्गत थोड़ा विधिवत से समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग बच्चों। जैसे आप लोग को याद होगा, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, इसे मान लिया जाए कि कोई चालक है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कोई चालक है, अगर कोई धातु, कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको आपको कल ही बताया गया था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक। जो क्या करते हैं, जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं, ठीक है बच्चों, यानी टेढ़े मेढ़े गति कर सकते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, यानी चारों दिशाओं में क्या करते हैं, ये मोशन करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में इस चालक में कोई धारा उत्पन्न नहीं है, यानी धारा का मान जो है वो क्या है, शून्य। इसका रीजन भी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को दिया था, अगर आप लोग को याद हो। इसलिए धारा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का कुल मूवमेंट है वो क्या है बच्चों, जीरो है। यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जिसकी वजह से आवेश का जो मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अगर आवेश का गति शून्य है, आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब धारा भी क्या है, शून्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें धारा कैसे उत्पन्न हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लिया जाए कि इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मान लिया मैंने इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का गति है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, वो रैंडम मोशन में, यानी चारों दिशाओं में गति कर रहे हैं। और धारा तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर, एक विशेष दिशा में गति करेंगे, ठीक है बच्चों, एक विशेष दिशा में गति करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया, जिसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और इस बैटरी का जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, वो तब तक पॉजिटिव बना रहता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो इसका निगेटिव टर्मिनल है वो तब तक निगेटिव बना रहता है जब तक कि इन बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक बना रहता है, या कह सकते हैं तब तक पॉजिटिव निगेटिव रहता है जब तक कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जब हमने चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस चालक के भीतर या चालक के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही हमने चालक को क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ा, ठीक है, वैसे ही इस चालक के भीतर क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ठीक है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वो सदैव पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की ओर उत्पन्न होता है। किस तरफ उत्पन्न होता है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की ओर उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बैटरी का धन सिरा है, यहाँ पे बैटरी का ऋण सिरा है, तो जो वैद्युत क्षेत्र इसके भीतर उत्पन्न हुआ है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर उत्पन्न हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सदैव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर ऋणावेश पाया जा रहा है, तो ऋणावेश सदैव क्या होगा, जो है धनावेश की ओर आकर्षित होगा, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब ऐसा करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अभी तक रैंडम मोशन कर रहे थे, यानी चारों दिशाओं में गति कर रहे थे, अब उनको एक विशेष दिशा मिल गया, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं इसके भीतर, वो सभी क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर गति करेंगे, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो जो है, जो इलेक्ट्रॉनों का जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगेंगे, तो हमको क्या होगा, आवेशों का प्रवाह प्राप्त होगा, यानी आवेश जो है सतत रूप से और कंटीन्यूअस जो है प्रवाहित होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। वैद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि वैद्युत धाराएं जो होती हैं वो तभी उत्पन्न होती हैं जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहे। ऐसा नहीं कि चारों दिशाओं में गति कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट हो या आवेश का जो मूवमेंट हो वो शून्य हो जाए, तो धारा वहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा। धारा तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आवेश का जो गति होगा वो एक विशेष
विशेष दिशा में गति करेंगे तभी जाके धारा उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बैटरी से इस कंडक्टर को जोड़ दिया जाएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं वो सभी क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे और सतत और कंटिन्यूअस जब गति करेंगे तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो धारा उत्पन्न हो रहा है यानी I बराबर जो हमको मिल रहा है Q/T, ठीक बच्चों, जो हमको मिल रहा है I बराबर Q/T, ये जो धारा, इसी धारा को कहा जाता है अस्थाई धारा। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, अस्थाई धारा। अस्थाई धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आवेशों के प्रवाह की दर है उस समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, उस समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जो बैटरी के द्वारा हम धारा को उत्पन्न करते हैं, जो बैटरी के द्वारा हम धारा को यूज करते हैं, वो धारा क्या है, वो अस्थाई धारा है। ठीक है बच्चों, कैसी धारा है, वो अस्थाई धारा है। ठीक, यही कारण है कि आप सभी लोग, ठीक है, यही कारण है कि आप सभी लोग मोबाइल पर घंटों घंटों बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अस्थाई धारा होती है। ध्यान देना, वहाँ पे बैटरी लगा होता है आपके मोबाइल में। ठीक है, यही कारण है कि आप कंप्यूटर पर घंटों घंटों काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही कारण है कि आप कंप्यूटर पर घंटे घंटों काम कर सकते हैं। यही कारण है कि आप टार्च को घंटों घंटों चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैसी धारा होती है, वहाँ पे अस्थाई धारा होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ऐसी धारा हो, यानी कहने का मतलब अगर आवेश का जो प्रवाह का दर है उस समय के साथ परिवर्तित होता रहे तो क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वो परिवर्ती धारा के अंतर्गत आ जाता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं AC करंट। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोगों ने हेडिंग डाला होगा अस्थाई धारा। आई होप आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से समझ में आया होगा कि अस्थाई धारा क्या होता है। और इवन आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में, जो चैप्टर चल रहा है, इस पूरे चैप्टर में आप लोग अस्थाई धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। AC जो करंट होता है यानी जो परिवर्ती धारा है, सिर्फ आप यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में उसको लिखेंगे, समझेंगे। बाकी जो है पूरी की पूरी AC करंट की एक पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों, वहाँ पे आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको अस्थाई धारा को ही बेस मानकर चलना है। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों ने हेडिंग डाला होगा, तो लिखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है, तो यह धारा अस्थाई धारा कहलाती है। तो यह धारा अस्थाई धारा कहलाती है। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट डाल के हेडिंग डालिएगा, सेकंड पॉइंट डाल के हेडिंग डालिएगा आप लोग, परिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा, परिवर्ती धारा, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अंतर्गत आप सभी लोग लिखिएगा, इसके अंतर्गत आप सभी लोग लिखिएगा, इसके विपरीत यदि चालक में, इसके विपरीत यदि चालक में प्रवाहित आवेश की दर, इसके विपरीत यदि चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ साथ बदलती है तो यह धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। तो यह धारा परिवर्ती धारा कहलाती है। अर्थात ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे परिवर्ती धारा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आवेश प्रवाह की दर है वो समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। यानी अगर धारा परिवर्ती धारा कहीं पे प्रवाहित हो रही है, अगर उसे आपको काउंट करना है, ठीक है बच्चों, अगर उसे आपको काउंट करके देखना है कि कितनी धाराएं हैं, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल लेना होगा, यानी कुछ ना कुछ रुकना पड़ेगा। रुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आप रुकेंगे नहीं तो धारा को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि धारा क्या है, हर समय चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, और अगर अस्थाई धारा होता तो उसमें हमें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो हर समय क्या है,
हर समय क्या है, उस धारा में जो आवेश प्रवाह की दर है वो एक समान है, एक समान आवेश बह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो आवेश प्रवाह की दर है वो समय के साथ परिवर्तनशील है, बदल रही है। तो आप लिखेंगे अस्थायी धारा में, अतः धारा I बराबर, आप लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, आगे लिखिएगा डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T और इक्वल टू करके लिख दीजिएगा DQ। डिफरेंशियल रूप में इसको लिखा जाता है। ये बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो परिवर्ती धारा होती है, यानी जो AC करंट होती है, वो डिफरेंशियल रूप में लिखा जाता है। नॉर्मली I बराबर Q/T नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है इसको? I बराबर DQ डिवाइड बाई DT लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लिखिएगा अतः धारा I बराबर DQ डिवाइड बाई DT। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के प्लेलिस्ट में मैंने ये बताया कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। मैंने धारा के प्रकार के बारे में आप सभी को बताया कि धारा का प्रकार कितना होता है, अस्थायी धारा और परिवर्ती धारा। और इस पूरे चैप्टर में हम अस्थायी धारा के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि परिवर्ती धारा का एक अलग से चैप्टर है, उसको आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आप सभी को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी धारा से रिलेटेड टॉपिक पर। यानी आपने जो सूत्र पढ़ा है धारा का I बराबर Q/T पर, ठीक है बच्चों, जो आपने सूत्र पढ़ा है I बराबर Q/T पर, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्व करके उसका सलूशन जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है कोचिंग के माध्यम से, वो और सभी लोग जो है इसका सलूशन ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैं सबका सलूशन जो है चेक करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। पॉइंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 डाल के नोट कीजिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड में 30 सेकंड तक लिखिएगा, मैं नहीं, 30 सेकंड तक बह रही है, तो पॉइंट 1 करके लिखिएगा, तो ज्ञात कीजिए पॉइंट 1, तार से प्रवाहित आवेश, पॉइंट 2 करके लिखिएगा, तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? तार से प्रवाहित आवेश ज्ञात करना है और तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। एक तार में 5 मिली एम्पियर, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। आगे लिखिएगा उसी में, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु A से बिंदु B की ओर, बिंदु A से बिंदु B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो वैद्युत धारा का मान,
वैद्युत धारा का मान तथा उसकी दिशा बताइए, तथा उसकी दिशा बताइए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों नोट कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। मैग्नीन के एक तार में, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। जिनको जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सलूशन ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, सबका मैं चेक करूँगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जितनी भी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में, आज के प्लेलिस्ट में आप लोगों को बताया। और बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के कमेंट देखे, ठीक है बच्चों, कल के वीडियो में आप लोगों के कमेंट देखे तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो वीडियो बनाया उससे आप लोगों का कुछ बेनिफिट हुआ। कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया, और एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। कि यदि टीचर वो कुछ भी पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाए जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके जो स्टूडेंट है अगर वो सारी चीज़ें उसको समझ में आते हैं तो उस चीज़ के लिए समझ लीजिए कि उस टीचर को उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो बच्चों आप लोग एक कमेंट देखे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोग जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, जो भी वीडियो मैं आप लोगों से लाइव जो है रहता हूँ, लाइव में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ तो उसका फीडबैक, उसका कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। इससे हमको भी, हम लोगों को पता चलता है कि हमने जो वीडियो बनाया है उससे आप लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो मुझे आपकी कमेंट देखकर बहुत खुशी हुई, तो धन्यवाद सभी को जितने भी लोग कमेंट किए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।